वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम वेरियर एल्विन के बारे में बातें करने वाले हैं। हम जब इंडिया में ट्राइब्स की बात करते हैं और ट्राइबल रिलेटेड स्टडी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल या फिर सोशियोलॉजिकल, यहाँ पर वेरियर एल्विन का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेरियर एल्विन ने अपना लाइफ का ज़्यादातर टाइम ट्राइबल के साथ ही बिताया था। उनके साथ रहकर उन्होंने देखा था कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे। हम उनका ज़्यादातर रिसर्च वर्क में किस तरीके का प्रॉब्लम का सल्यूशन है वो भी हम देखते हैं। आज के इस क्लास में वेरियर एल्विन ने ट्राइबल के रिलेटेड क्या क्या बातें बताई है और साथ ही साथ इंडियन पॉलिसीज़ में उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे उनके फील्ड वर्क और मेथड्स, उन्होंने कौन सी जगह पर फील्ड वर्क की थी और उनका मेथोडोलॉजी क्या था। फिर देखेंगे कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स, उन्होंने ट्राइबल के कल्चरल ऑटोनॉमी के लिए काम किया था कि उनको उनका ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया जाए, उनको बाकी लोगों के साथ मिक्सअप नहीं किया जाए। इसके रिगार्डिंग एल्विन ने बहुत सारे राइटिंग्स भी लिखी थी। एल्विन के साथ जीएस घुरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हुआ था ट्राइबल्स के पोजीशन को लेकर। ट्राइबल्स को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इंडिया का जो पॉलिसी होगा वहाँ पर ट्राइबल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनको एसिमिलेट किया जाएगा हिंदू के साथ या फिर उनको सेपरेट रखा जाएगा। इसके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट थी एल्विन और घुरे के बीच में, ये जानेंगे। फिर देखेंगे इशू ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी का क्या इशू रहा था और इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके का पॉलिसी लाया गया था। जहाँ पर हम देखते हैं ट्राइबल पंचशील जो नेहरू के टाइम पर आया था और इस ट्राइबल पंचशील में एल्विन का क्या रोल रहा था। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले कुछ ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स तरीके का कम्युनिटी है, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का कल्चर हम देखते हैं, अलग तरीके का ट्राइब्स भी देखते हैं। इंडिया में हर जगह पर आपको कोई ना कोई ट्राइब्स दिखेंगे। इन ट्राइब्स का जो प्रॉब्लम्स है, इन ट्राइब्स के प्रॉब्लम को लेकर पहले लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वेरियर एल्विन के काम के बाद ही इन ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एड्रेस किया गया था कि ट्राइबल्स का जो प्रॉब्लम है, ट्राइबल्स का पॉपुलेशन किस तरीके से रहता है, उनका आइडेंटिटी किस तरीके से हमें बचाए रखना है, इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था वेरियर एल्विन के कंट्रीब्यूशन के बाद ही। उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स के बीच में रहकर काम किया था। खासकर उन्होंने सेंट्रल इंडिया में 20 सालों तक ट्राइब्स के बीच में रहकर वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की थी। उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उन्होंने अपने आंखों से देखा था, साथ ही साथ उनके बीच में रहकर उन्होंने वो सारी चीज़ों को फील किया था। फिर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स के रिलेटेड भी काम किया था। वहाँ पर ट्राइब्स के जो भी पॉलिसीज़ होंगे, उनका राइट्स के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी, डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ होंगी, वहाँ पर भी इनका इन्फ्लुएंस रहा था। ये जो पिक्चर है ये आप लोग थोड़ा केयरफुल्ली देख लीजिएगा। साथ ही साथ और भी जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है उनका नाम, वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, इस मैप में अगर आप लोग ऐड कर सकते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ट्राइब्स से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश बॉर्न यानी कि उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, उनका एजुकेशन था इंग्लिश लिटरेचर में। वो बहुत ज़्यादा पोएट्री और प्रोजेस में इम्पोर्टेंस दिखाते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया में आए थे एक मिशनरी की तरह। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो था वो ट्राइबल्स में शिफ्ट होती गई।
वो धीरे धीरे ट्राइब्स के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करने लगे और उनके बीच में जाकर रहने लगे। इस तरीके से जो वेरियर एल्विन है वो ब्रिटिश बॉर्न तो थे, लेकिन एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह उभर कर आए थे। उनका जो ज़्यादातर स्टडीज है वो हम देखते हैं इंडियन ट्राइब्स के ऊपर। बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखी थी इंडियन ट्राइब्स के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की थी और बहुत सारे प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में भी बात की थी। एल्विन पहले ऐसे फॉरेनर थे जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिली थी जनवरी 1954 में। उसी साल में 1954 में उनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एडवाइजरी ऑन ट्राइबल अफेयर्स के हिसाब से अपॉइंट किया गया था। उनको NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी में अपॉइंट किया गया था, ताकि वो देख सके कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके का ट्राइब्स है और उनके रिलेटेड क्या पॉलिसीज है, किस तरीके का पॉलिसीज की ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स को। इसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा काम भी था। यहाँ पर उनके कंट्रीब्यूशन के वजह से उन्होंने ट्राइब्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया था जो ट्राइब्स के लाइफ को शेप करने में और साथ ही साथ इंडियन पॉलिसीज़ को भी शेप किया था। इस वजह से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में पद्म भूषण मिला था और उनका जो ऑटोबायोग्राफी है द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1965 में। इन सारे चीज़ों से ही हमें पता लगता है कि वेरियर एल्विन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर इंडियन ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, इंडियन ट्राइब्स के रिलेटेड पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने के लिए, तैयार करने के लिए वेरियर एल्विन का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं उनका फील्ड वर्क एंड मेथड। उनका जो मेथोडोलॉजी है, अगर हम इनका मेथोडोलॉजी की बात करें, ये कोई स्पेसिफिक तरीके का मेथोडोलॉजी को यूज़ नहीं करते थे। बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो कुछ ना कुछ मेथड यूज़ करते थे, लेकिन वेरियर एल्विन उनसे थोड़ा हटके थे। इनका जो मेथड है इनको हम कह सकते हैं अनकन्वेंशनल मेथड, जो बाकी लोगों ने यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में जाकर रहकर वो डाटा कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर बाकी लोगों से एल्विन अलग क्यों है? बाकी जो भी रिसर्चर या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट 1 साल या फिर 2 साल जाकर ट्राइब्स के बीच में रहते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। लेकिन एल्विन जो थे वो अपने लाइफ के ज़्यादातर टाइम से ट्राइब्स के साथ बिता रहे थे। लगभग 20 सालों तक वो ट्राइब्स के बीच में ही रहे और वहाँ पर उन्होंने स्टडी की थी। इस तरीके का इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ एनालिसिस हम बहुत ही कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा देखते हैं। वो अपने लाइफ के ज़्यादातर टाइम ट्राइब्स के साथ ही बिताए हैं और साथ ही साथ उनके कम्युनिटी के बारे में उन्होंने बहुत सारे चीज़ें लिखी भी है। इन सारे कंट्रीब्यूशन के वजह से साथ ही साथ हम देखते हैं कि ट्राइबल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को भी वो एड्रेस कर रहे थे। किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज़ में आ रही है, इनके बारे में वो लिख रहे थे। इस वजह से हम एल्विन को एक एक्शन ओरिएंटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ये सिर्फ बैठकर लिख नहीं रहे थे, एनालाइज नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ ट्राइब्स का जो प्रॉब्लम्स है इनको भी सॉल्व करने के बारे में बात कर रहे थे। एल्विन ने जो जंगल थे यानी कि फॉरेस्ट थे उनको ही अपना घर बना लिया था। साथ ही साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे उनके साथ वो रह रहे थे और उनको अपने रिश्तेदार की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। जब एल्विन ने अपना रिसर्च स्टार्ट किया, ट्राइब्स के साथ जाकर रहना स्टार्ट किया था, उन्होंने ये चीज़ को स्टार्ट की थी 1932 में। 1932 में एल्विन और उनका एक दोस्त शामराव हिवले वो दोनों जाकर एक साथ गोंड ट्राइब के लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करते थे। जो ये गोंड ट्राइब है वो मंदाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंस में थी। यहाँ पर गोंड ट्राइब्स के बीच में वो जाकर रह रहे थे। वो बहुत साल गोंड ट्राइब्स के बीच में रहे थे और उन्होंने गोंड ट्राइब के एक लड़की के साथ शादी भी की थी 1940 में, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ के वजह से लास्ट में 1949 में उनका डाइवोर्स भी हो गया था।
अब ये जो उनका स्टडी है, वो जो ट्राइब्स के बीच में रहकर स्टडी कर रहे थे, ये उनका लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर वो जाकर रह रहे थे ट्राइब्स के बीच में। उनका जो भी पेन है, सफरिंग है, पॉवर्टी है, उनका जो प्रॉब्लम है फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट के पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही थी इनको लेकर, उन सारे चीज़ों को वेरियर एल्विन एड्रेस कर रहे थे। वो 20 सालों तक सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स के बीच में रहे थे और वहाँ पर उनके राइट्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और गवर्नमेंट को भी वो प्रेशराइज कर रहे थे कि ट्राइबल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। अब देखते हैं वेरियर एल्विन का इंपॉर्टेंट बुक्स। एल्विन ने बहुत सारे बुक्स लिखी है। उनका जो ज़्यादातर राइटिंग्स है वहाँ पर हम ट्राइबल के बारे में ही लिखते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो भी बुक्स दी है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में वो है द बाइगा, द मूरिया एंड देयर गोटल, माइट्स ऑफ मिडिल इंडिया, फिर है द रिलीजियन ऑफ एन इंडियन ट्राइब, द फिलोसॉफी ऑफ नेफा और द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो लास्ट वाला है वो उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी है और ये बहुत ही पॉपुलर एक बुक है, जिनके वजह से उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब इन बुक्स में जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, उन्होंने जो भी देखा था, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसको जाने बगैर हम नहीं समझ पाएंगे कि इन्होंने ट्राइब्स के ऊपर इतना ज़्यादा काम क्यों किया था। उनका जो पहला बुक था वो था द बाइगा, जो एक एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क है। यहाँ पर उन्होंने ट्राइब्स के बीच में जाकर रहकर वहाँ पर ट्राइबल लाइफ के बारे में लिखा था। वहाँ पर जो भी कलेक्टिव आइडेंटिटी थी ट्राइबल्स के बीच में, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया था। उनका 2 बुक बहुत ज़्यादा अटेंशन में आया था, एक था द बाइगा और दूसरा था द मूरिया। ये जो दोनों बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों तक वो ट्राइब्स के बीच में रहकर वो चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ पर लोगों के बीच में रहकर उनके कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को और उनका कल्चर को वो डिपिक्ट कर रहे थे। कल्चर में कौन सी चीज़ें सही है उनको भी वो दिखा रहे थे, क्योंकि पहले जो लोग थे, जो भी रिसर्चर्स थे, वो ट्राइबल्स को थोड़ा आउटडेटेड मानते थे, थोड़ा बैकवर्ड मानते थे। लेकिन वेरियर एल्विन ने पहली बार दिखाया था कि ट्राइबल्स में कितना रिच कल्चर है, उनका जो कल्चर है कितना बेहतर है बाकी सोसाइटी के मुकाबले। बाकी सोसाइटी में जहाँ पर हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन ट्राइबल्स अपने आप को एक कम्युनिटी की तरह देखती है और साथ ही साथ वहाँ पर लोग इकट्ठा रहते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें के बारे में भी उन्होंने बात की थी। यहाँ पर उन्होंने मारिया मर्डर एंड सुसाइड में दिखाया था कि किस तरीके से ट्राइबल होमिसाइड होता है, यानी कि एक ही साथ पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर लेती है, कि क्या क्या वो रीजंस थे। फिर उनका बुक था द मूरिया एंड देयर घोटुल। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बुक है और एक यूनिक पैटर्न का बुक है, जहाँ पर वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये जो मूरिया ट्राइब है बस्तर में, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके का सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं मूरिया पीपल, उनमें किस तरीके का एक पॉजिटिव सेंस रहता है सेक्स को लेकर। वहाँ पर उन्होंने फोकस किया था घोटुल के ऊपर। घोटुल एक डॉर्मिटरी है। डॉर्मिटरी यानी कि एक ऐसा घर जहाँ पर सेपरेट रखा जाता है लड़का और लड़की को शादी से पहले ही। वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को ट्रेन किया जाता है अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर। ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया था कि किस तरीके से चीज़ों को पॉजिटिवली लेते थे ट्राइब्स। उन्होंने अपनी बुक द रिलीजियन ऑफ एन इंडियन ट्राइब में दिखाया था कि जो रिचुअल्स और बिलीफ सिस्टम है वो किस तरीके से होती है ट्राइब्स के बीच में। बाकी जो हम इंडिया में कास्ट सिस्टम देखते हैं, वहाँ से उसके रिलीजियन से किस तरीके से अलग है ट्राइबल्स का रिलीजियन, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। और उनका और एक फेमस वर्क था द एबोरिजिनल्स। यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से हम ट्राइबल के राइट्स
को सेफगार्ड कर सकते हैं, ट्राइबल्स का जो कम्युनिटी है उनको हम किस तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस के में हक है, साथ ही साथ उनका लैंड का प्रोटेक्शन, उसका रेगुलेशन, कंट्रोल, ये सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस किया था इस वर्क में। अब देखते हैं कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल्स। कल्चरल ऑटोनॉमी यानी कि उनके कल्चर को किस तरीके से हम सेपरेट रख सकते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी वेरियर एल्विन ने बात की थी। एल्विन बिलीव करते थे कि जो ट्राइबल लाइफ है उसको हमें कल्चरल ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत ही अलग है, उनका एक यूनिक सिविलाइजेशन है जो उनको बाकी सोसाइटी से अलग रखता है। यहाँ पर उन्होंने कल्चरल यूनिकनेस के ऊपर बात करते हुए कहा था कि जो गोंड एथोस है या फिर गोंड ट्राइब के जो प्रिंसिपल्स है वो बाकी सोसाइटी से अलग है और इसको हमें कॉन्जर्व करना चाहिए, इसको हमें बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो गोंड ट्राइब है वो बहुत ही एक सिंप्लिसिस्टिक ट्राइब थे और वहाँ पर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पर उनके बच्चों के प्रति जो लगाव था, साथ ही साथ वहाँ पर महिलाओं का जो पोजीशन था वो भी बेहतर था, बच्चों के प्रति लाभ और अट्रैक्शन भी ज़्यादा था। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ दी जाती थी, यहाँ पर उनका इंडिपेंडेंस को लेकर एक अच्छा स्पिरिट था। इन सारे चीज़ों को वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं। उन्होंने अपनी बुक मोरिया एंड देयर घोटुल में दिखाया था कि मोरिया जो ट्राइब्स है उनके बीच में सेक्स को लेकर किस तरीके का पॉजिटिविटी है। हम जब नॉर्मली हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, लेकिन वहाँ पर उस ट्राइब में देखा जाता है कि सेक्स एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, एक हेल्दी और ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर एक क्लाइमैक्स ऑफ लाइफ लाभ तैयार होता है। ये सारे पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने देखी थी। यहाँ पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए वो कहते हैं कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी और कल्चर है ये यूनिक है बाकी सोसाइटी के मुकाबले, इस वजह से हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, साथ ही साथ इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस वजह से इन सारे चीज़ों के वजह से बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट थे जो इनको आइसोलियोनिस्ट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एल्विन थे वो बाकी सोसाइटी से इनको सेपरेट, ट्राइब्स को सेपरेट रखने की कोशिश कर रहे थे और खासकर हिंदू रिलीजियन में इनको एसिमिलेट होने से रोक रहे थे। इस वजह से भी वेरियर एल्विन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशियोलॉजिस्ट थे इंडिया में, उनसे वेरियर एल्विन का जो बातें थी वो मैच नहीं हो रही थी। एल्विन थोड़ा अलग तरीके का बात बता रहे थे, ट्राइब्स को अलग रखने की बात कर रहे थे बाकी सोसाइटी से, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे डिबेट देखते हैं एल्विन और बहुत सारे थिंकर के बीच में, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट डिबेट था वो था वेरियर एल्विन और जीएस घुरे के बीच में, क्योंकि इस डिबेट के द्वारा भी हमारे इंडिया में जो पॉलिसीज बनी थी ट्राइब्स को लेकर वो भी शेप्ड होती है। वेरियर एल्विन के हिसाब से ट्राइब्स जो है उनको हमें आइसोलेशन में रखना होगा, यानी कि हमें उनको सेपरेट रखना होगा, बाकी सोसाइटी से हमें इनको अलग बचाए रखना होगा, क्योंकि इनका कल्चर अलग है और इनका आइडेंटिटी भी अलग तरीके का है। एल्विन ने नेशनल पार्क की बात की थी ट्राइब्स के रिलेटेड, यानी कि ट्राइब को हमें नेशनल पार्क में रखना चाहिए, या फिर नेशनल पार्क में जैसे हम चीज़ों को सेपरेट रखते हैं, जो भी जानवर है उनको हम सेपरेट रखते हैं, उनको एक अलग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से ट्राइब्स को भी हमें एक अलग जगह पर रखना चाहिए जहां पर वो अपने अपने कल्चर को बचाए रख सके और उनका जो एक यूनिक बेस्ट कल्चर है उनको वो प्रिजर्व कर सके।
एल्विन ट्राइब्स के डिस्टिंक्टिव कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन जब हम ऑपोजिट में जीएस घुरे की बात करते हैं, जीएस घुरे हमारे इंडियन सोशियोलॉजी के फादर थे, इस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस घुरे ऑपोजिट में वेरियर एल्विन के थे। वो कहते थे कि ट्राइब को एसिमिलेट कर देना चाहिए हिंदूज के साथ, यानी कि जो हिंदू सोसाइटी है उसके साथ ट्राइब्स को मिक्स कर देना चाहिए। अगर हम ट्राइब्स को हिंदू के साथ मिक्स कर देंगे, हिंदू वैल्यूज और नॉर्म्स के साथ अटैच कर देंगे, तभी हम उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। डेवलपमेंट तभी होगा हमारा हिंदू ट्राइबल्स का। इस वजह से एल्विन और घुरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। यहाँ पर इस डिबेट को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एल्विन और घुरे के बीच में ये जो इम्पोर्टेंट डिबेट था, इसमें घुरे कहते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हिंदूस कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, इनको एसिमिलेट कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम इनको ट्राइब्स को हिंदूज के साथ मिक्सअप कर देंगे तभी इनका डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो ये लोग अंडर डेवलप्ड ही रह जाएंगे, ये बैकवर्ड रह जाएंगे, अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। जीएस घुरे ने एल्विन के पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिसाइज किया था। वो कहते हैं कि अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आइसोलेट रख देंगे फॉरेस्ट माउंटेन में, तब तो इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ये लोग बैकवर्ड रह जाएंगे, साथ ही साथ मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है इनसे ये लोग सेपरेट हो जाएंगे। इस वजह से इनको हमें हिंदूज के साथ एसिमिलेट कर देना चाहिए। जीएस घुरे 3 तरीके का ट्राइब्स के बारे में भी बात करते हैं। एक है जहां पर हिंदूज के साथ एसिमिलेट कर दिया गया है कुछ ट्राइब्स को, दूसरे है जो पार्शियली हिंदुआइज ट्राइब्स है, और तीसरे वैसे ट्राइब्स है जिनको सेपरेट रखा गया है। इस वजह से घुरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कह रहे थे कि जो ट्राइब्स है वो धीरे धीरे हिंदू सिस्टम में आती जा रही है, इस वजह से हमें हिंदूज में ट्राइब्स को एसिमिलेट कर देना चाहिए। अब ऑपोजिट में जब हम एल्विन की बात करते हैं, वेरियर एल्विन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो ट्राइबल्स के बीच में कलेक्टिव स्पिरिट है ये हिंदू से थोड़ा अलग है। हिंदू में हम कास्ट सिस्टम देखते हैं, हिंदू के कास्ट सिस्टम के वजह से लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में भाग किया जाता है, लेकिन ट्राइबल्स कम्युनिटी में इस तरीके का चीज़ें नहीं है। यहाँ पर उनके बीच में कलेक्टिव कम्युनिटी स्पिरिट देखा जाता है, यानी कि लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पर उनका जो ट्रेडिशन है वो भी अलग है, साथ ही साथ जेंडर को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कास्ट सिस्टम से अलग है। कास्ट सिस्टम में जो महिलाएं हैं उनको निचले दर्जे में रखा जाता है, लेकिन ट्राइब्स में ऐसा नहीं है। ट्राइब्स में हर किसी को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एल्विन स्ट्रांगली आर्ग्यू करते थे कि जो कल्चर है ट्राइब्स की, इसको हमें प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही उनका सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है और बिल्डिंग ब्लॉक है। ट्राइबल कल्चर को हमें एक साथ इकट्ठा रखना चाहिए, उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो बाकी सोसाइटी के साथ मिक्सअप ना हो। यहाँ पर हम और एक चीज देखते हैं, ये जो एल्विन थे, वेरियर एल्विन थे, वो क्रिश्चियन और हिंदू रिफॉर्मर्स को भी ब्लेम करते थे। यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, जो ट्राइब्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, साथ ही साथ जो हिंदू रिफॉर्मर्स थे, जो हिंदू में कन्वर्ट कर रहे थे ट्राइब्स को, इनको वो क्रिटिसाइज करते थे। वो कहते थे कि ये जो क्रिश्चियन और हिंदू रिफॉर्मर्स है वो ट्राइब्स का कल्चर, आर्ट, रिचुअल, डांस, इन सारे चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, इनका जो कम्युनिटी स्पिरिट है इसको ख़त्म कर रहे हैं। जब भी कोई एक ट्राइब को कन्वर्ट किया जाता है तब उसको कहा जाता है कि उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये बहुत ही खराब है, और उनको एक एशेम्ड का फीलिंग्स दिया जाता है, यानी कि उनको दिखाया जाता है कि उनका जो ट्राइब्स है वो एक बहुत ही निचले वर्ग का है और उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। इस तरीके से उनके कम्युनिटी स्पिरिट जो है इसको भी हर्ट किया जाता है। इस वजह से वेरियर एल्विन कहते हैं कि जो क्रिश्चियन और हिंदू रिफॉर्मर्स है इनको ट्राइब्स से दूर रखने की ज़रूरत है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आखिर तक देखते हैं, वेरियर एल्विन और जीएस घुरे के बीच में जो
डिबेट था, वहाँ पर धीरे धीरे एल्विन एक मिडिल पथ निकालने की कोशिश करते हैं। घुरे का जो एसिमिलेशन था और एल्विन का जो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट था, इन दोनों के बीच में एक मिडिल पथ चुनते हैं, क्योंकि इंडिया में एक डेवलपमेंटल पॉलिसीज की ज़रूरत थी जिसके द्वारा ट्राइब्स को डेवलपमेंट किया जाएगा। इस वजह से एक मिडिल पथ का चुना जाता है एल्विन और घुरे के कॉन्सेप्ट के बीच में। अब यहां पर हम देखते हैं इशू ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। ट्राइबल आइडेंटिटी के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की गई है, अब तक हमने की है, और इसी ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाए रखने की सबसे ज़्यादा चाहत थी वेरियर एल्विन के बीच में। इस वजह से उनका जो भी बातें हैं वहाँ पर वो हर बार ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाए रखने की बात करते हैं। एल्विन ने ट्राइबल्स को लेकर बहुत सारे बुक्स लिखी थी, उनके बीच में उन्होंने रहकर बहुत सारे काम की थी। इन सारे चीज़ों से बाकी जो इंडिया के लोग थे, खासकर जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने एल्विन को अपॉइंट किया था एज ए एडवाइज़र ऑन ट्राइबल अफेयर्स। उन्होंने इनको एक एडवाइज़र की तरह अपॉइंट किया था ताकि जो भी ट्राइबल्स होंगे उनके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होंगे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर किस तरीके से का पॉलिसीज होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग उनको बात बताई गई थी और उस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होंगी उनको इसको देखने के बारे में कहा गया था। अब यहाँ पर एल्विन देखते हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी को किस तरीके से बचाए रखा जाता है। उन्होंने वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में काम कर कर 2 बुक्स लिखी थी जो बहुत पॉपुलर हुई थी बाद में। एक था ए फिलोसॉफी ऑफ नेफा और दूसरा है ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया। ये दोनों बुक ही बहुत पॉपुलर हुए थे। अब एल्विन का ये सारे नॉर्थ ईस्ट में काम के वजह से हम देखते हैं कि नेहरू का जो ट्राइबल पंचशील है, जो बेसिकली ट्राइबल्स के लिए तैयार की गई थी, ट्राइबल्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए तैयार की गई थी, वहाँ पर एल्विन का भी इम्पोर्टेंस था। जीएस घुरे का जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन था, साथ ही साथ एल्विन का कंट्रीब्यूशन को भी सामने रखा गया था। इस वजह से ट्राइबल पंचशील में एल्विन का भी सिग्नेचर था, वहाँ पर कॉन्टेंट और एग्रीमेंट में एल्विन ने सिग्नेचर किए थे। यहाँ पर एल्विन का इन्फ्लुएंस देखा जाता है नेहरू का पॉलिसी में। जो ट्राइबल पंचशील है, यहाँ पर हम एल्विन का इन्फ्लुएंस देखते हैं, जहाँ पर कंटेंट और आर्टिकुलेशन में यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी की वॉइस को सामने रखने के लिए ये पॉलिसीज में एल्विन का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। अब देखते हैं नेहरू का ट्राइबल पंचशील। ये जो ट्राइबल पंचशील है, ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात की जाती है, साथ ही साथ ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए, उनका यूनिक कल्चर को बचाए रखने के लिए भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर 5 प्रिंसिपल की बात की गई है ट्राइबल पंचशील में। पहला है जहाँ पर लोगों का डेवलपमेंट की बात की गई है। यहाँ पर डेवलपमेंट इस तरीके से होगा जहाँ पर जो ट्राइब्स है उनका खुद के जरिए ही ट्राइब्स को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर उनके खुद के लाइन में ही उनको डेवलपमेंट की जाएगी और बाहर से चीज़ों को उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा। सिर्फ उनके जो नॉलेज है उसको एक्सपांड किया जाएगा। इसके अलावा बाहर से चीज़ों को, बाहर से वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट ट्राइब्स के ऊपर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ट्राइबल्स के लैंड राइट को लेकर भी बात की गई थी। यहाँ पर उनके लैंड और फॉरेस्ट को राइट को लेकर भी रेस्पेक्ट दिया गया था। यहाँ पर जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो टीम है इसको एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंटल चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो जाकर अपने गांव को, अपने ट्राइबल कम्युनिटी को डेवलप कर पाए, साथ ही साथ एडमिनिस्टर कर पाए। यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउड नहीं किया गया था, यानी कि ज़्यादा हम नज़रदारी नहीं करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर हम ज़्यादा स्कीम्स इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो उनका जो यूनिक कल्चर है वो ख़त्म हो सकता है, यूनिक कल्चर में बदलाव आ सकते हैं। इस वजह से, ताकि उनके कल्चर में बदलाव ना आए, इस वजह से स्कीम्स को भी
लिमिटेड रखा गया था, साथ ही साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनको जो देख रेख किया जाएगा वो भी लिमिटेड रखा गया था। यहाँ पर जब ट्राइबल्स की बात की जाती है, ट्राइबल्स कम्युनिटी में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है, इसको स्टेटिस्टिक्स के जरिए जज नहीं किया जाएगा, ना कि यहाँ पर कितना पैसा स्पेंड हुआ है इसके हिसाब से मेजर किया जाएगा। यहाँ पर जो किया जाएगा वो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाएगा कि ह्यूमन कैरेक्टर किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है और लोग एक कम्युनिटी के जैसा रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, इसके ऊपर बेस करके जज किया जाएगा। यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से नहीं, ना कि पैसों के हिसाब से जज किया जाएगा, यहाँ पर जज किया जाएगा ह्यूमन कैरेक्टर के हिसाब से। ये जो पांचों नेहरू का ट्राइबल पंचशील का प्रिंसिपल है, इसमें हम देखते हैं कि वेरियर एल्विन का कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट देखा जाता है। ट्राइबल को यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई थी, साथ ही साथ ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाए रखने की भी कोशिश की गई थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए और उनके कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए वेरियर एल्विन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इस क्लास को एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह देखोगे तो शायद आपको चीज़ें, वेरियर एल्विन का जो भी बातें हैं, ये आपको इतनी अच्छी ना लगे। आप उनके जगह पर रहकर सोचो, जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उनके हिसाब से सोचो कि उनके लिए कौन सा चीज़ सही है, तब आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेगा कि वेरियर एल्विन का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रहा है ट्राइबल्स के लिए। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगी है। अगर क्लास हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई और क्लासेस की भी ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।